हाय एवरीवन। तो स्टडी विद मी की इस वीडियो में आज हम देखेंगे चैप्टर 1 या यूनिट 1 ऑफ पेपर 1 फॉर नेट यूजीसी एग्ज़ाम। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 1 में कवर होते हैं फॉर दिस नेट एग्ज़ाम। उनका एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ हमने देखा था। अब ये हमारी सेकेंड वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर 1 में सबसे पहले जो टीचिंग है, ऑल अबाउट टीचिंग, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, साथ ही उसके कुछ लेवल्स हैं और एक हर लेवल का एक अपना एक्सप्लेनेशन है जिससे कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो हम सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में कवर होंगे, जैसे कि टीचिंग है क्या, अलग अलग डेफिनेशंस जो दी गई हैं टीचिंग की, इसके अलावा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फिर टीचिंग के लेवल्स कौन से हैं, और ये 3 लेवल्स बताए गए हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इन टॉपिक्स को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है क्या। टीचिंग जो है एक ऐसी मेथडोलॉजी होती है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और उन एक्टिविटीज़ का एक ही मकसद होता है कि सामने वाले को एक इंस्ट्रक्शन देना और एक नॉलेज ट्रांसफ़र करना। एक ऐसा पर्सन जिसको एक सब्जेक्ट पे अच्छी नॉलेज है, कोई स्किल्स हैं जिसमें वो मास्टरी उसको हासिल है, तो वो सामने वाले जो कि लर्नर होंगे या स्टूडेंट होंगे या एक ऐसा पर्सन जो उस सब्जेक्ट में इमेच्योर है या उस स्किल में इमेच्योर है, उसको स्किल की या उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं है, तो उनके बीच में नॉलेज का आदान प्रदान होता है और उसी मेथडोलॉजी को टीचिंग कहा जाता है। अब इस टीचिंग में जो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? अलग अलग टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं। ओके, टीचिंग मेथड डिफरेंट तरह के, इसके साथ साथ जैसे कि इवेल्युएशन उनकी अलग हो सकती है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, फिर कैसे टेस्ट किया जा रहा है कि समझने वाला जो है वो प्रॉपर उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसका जो टीचिंग का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है? वो वर्ड है टू टीच। टू टीच से इसका ओरिजिन हुआ है। टू टीच का मतलब होता है कि सामने वाले को आपने इंस्ट्रक्ट किया, कोई इंस्ट्रक्शंस दी। तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही हम टीचिंग करते हैं। एक प्रॉपर एक करिकुलम होगा, उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी, या कोई स्किल्स हैं उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी और प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देते हुए सामने वाले को समझाया जाएगा। फिर आता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब टीचिंग जो है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक ऐसा इंसान जो उस एक सब्जेक्ट में बहुत मेच्योर है, बहुत नॉलेजफुल है, वो अपने से कम मेच्योर पर्सन को या कम नॉलेजेबल पर्सन को एक नॉलेज दे रहा है। तो जो वो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसको क्या है? उसको लर्निंग हो रही है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वन इंडिविजुअल, यानी कि जो लर्नर है, वो क्या गेन करता है? वो नॉलेज सीखता है या कुछ स्किल्स सीखता है। किससे सीखता है? जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, और वो कौन होगा? टीचर। तो ये टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, एक टीचर और एक स्टूडेंट या एक लर्नर के बीच में। इसका पर्पस क्या रहता है? टीचिंग एम्स टू क्रिएट लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लर्निंग प्रमोट हो, एक इंसान कुछ अच्छा सीख सके, एक सब्जेक्ट के बारे में, कोई स्किल्स कुछ भी है जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, वो चीज़ सीख सके। कैसे सीखेगा? जो सामने वाला इंसान है उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं जो कि हमारे लिटरेचर में दी जाती हैं। उनके थ्रू जो है लर्निंग प्रमोट होती है और टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके अलावा टीचिंग के एप्टीट्यूड की बात होती है, विच रेफर्स टू द टीचर्स क्वालिटी और एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक टीचर है जिसको नॉलेज है, वो सामने वाले को अच्छे से नॉलेज दे देगा। उसमें वैसा नॉलेज होने के साथ साथ उनका इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए, उस टीचर के अंदर एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए। कैसी क्वालिटी? कि वो बच्चों को अच्छे से समझा पाए। कई बार ऐसा ही होता है कि हमें नॉलेज तो है लेकिन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, या फिर
पब्लिक स्पीकिंग का डर है, क्योंकि लर्निंग जब हम किसी को करवा रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने एक चीज़, एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप खड़े होके पढ़ा पा रहे हो। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, जब लर्नर को कोई डाउट होगा वो क्वेश्चन भी करेगा, तब फिर उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को हैंडल कैसे कर रहे हो। तो एक टीचर की क्वालिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को पढ़ा पा रहा है। दैट इज टीचर्स क्वालिटी और एबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स शेपिंग एंड मोल्डिंग लर्नर्स बिहेवियर। ठीक है, अब सामने वाला जो इंसान जिसको नॉलेज नहीं है और आपको नॉलेज है, आप उसको कैसी भी नॉलेज दो, वो समझेगा सामने वाला। अगर आप गलत दे रहे हो तो वो गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज उसको नॉलेज ही नहीं है, राइट। और अगर आप अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छी सब्जेक्ट, अच्छी लर्निंग स्टूडेंट को दे रहे हो, उससे क्या होगा, उससे उस लर्नर का बिहेवियर मोल्ड होगा। इसीलिए टीचर के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होना, उसकी इफ़ेक्टिवली पढ़ाने की एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को सही चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाएं। और वो, क्योंकि ये नॉलेज जो भी हम ले रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट इन द रियल लाइफ। और जब उसकी एप्लीकेशन होगी तो वो अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ कोई भी चूक नहीं हो सकती। इसीलिए जो लर्नर है उसका बिहेवियर एक टीचर बना रहा होता है, शेप कर रहा होता है। कैसे शेप करता है? अकॉर्डिंग टू सोशल, कल्चरल एंड इंडिविजुअल नीड्स। जो सीखने वाला है उसकी क्या नीड है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसी सोसाइटल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी उसका बिहेवियर शेप हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मेथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज। जब भी हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर टीचिंग एड्स अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम टीच कर सकें। और आजकल आप देखेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है तो आपके पास वो टीचिंग एड्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट से। आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि आप किस वे में उस प्रॉपर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक बुक है, उसमें से आप एक कंसेप्ट अब करवा रहे हो, एंड वाला कंसेप्ट उसके बाद करवा दिया, फिर बीच में से कोई कंसेप्ट उठाया। नहीं, आप एक प्रॉपर करिकुलम फॉलो करते हो, एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोर्ड पे खड़े होके बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सामने वाला बस सुन रहा है, एंड यू डोंट केयर कि सामने वाले को कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अगैन इट इज़ अ रॉन्ग वे। देर इज़ नो इंटरेक्शन और कोई भी क्वेरीज नहीं आ रही हैं सामने से। इसका मतलब सामने वालों को सब, उनके ऊपर से सब कुछ जा रहा है। तो प्रॉपर मेथड ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर एड्स ही नहीं है कि आप कैसे, मतलब अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करके, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके सामने वाले को अच्छे तरीके से वो चीज़ सिखा पा रहे हो। आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो बिना स्ट्रेटजी के भी हम टीचिंग जो है इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते। इसीलिए प्रॉपर टीचिंग एड्स का होना, मेथोडोलॉजीज़ का, स्ट्रेटजीज़ का, करिकुलम का, पॉलिसीज़ का, इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट को तभी सिखा सकता है जब उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है। अदरवाइज़ यही होगा कि एक टीचर बस बोलता जा रहा है, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इट डजेंट मैटर, और वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर उनको ये भी हो सकता है कि इंटरेक्शन ना होने की वजह से या टीचर के बिहेवियर की वजह से, हो सकता है स्टूडेंट डर में हो, वो कुछ ना पूछे, कोई क्वेश्चन, उसको कुछ क्वेरी हो, वो नहीं पूछ पा रहा है। तो उनका रिलेशनशिप होना जो है, अच्छा होना, बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इन अ कंट्रोल्ड एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, कि प्रॉपर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, बट टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, वो अच्छे से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं और टीचर उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है। और बहुत ही कंड्यूसिव सा एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चे सच में कुछ सीखना चाह रहे हैं और टीचर भी सच में लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। तो दीज आर दी सम कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ फिलोसफर्स ने या कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट्स ने टीचिंग की अपनी एक डेफिनेशन दी है। जैसे कि एच.सी. मॉरिसन ने क्या बताया कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एक पर्सन बहुत मेच्योर है, मीन्स उसको बहुत नॉलेज है उस एरिया की, उस सब्जेक्ट की,
उसको बहुत अच्छे से वो सीखा हुआ है, उसमें बहुत मैच्योर है। मैच्योर कब होते हैं? जब हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, किसी भी नॉलेज का, राइट? तो जब वो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी जो है, वो अपने से कम मैच्योर पर्सन को कोई नॉलेज, कोई स्किल्स सिखा रहा है, दैट इज टीचिंग। टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ द लेटर, तो किसकी एजुकेशन प्रमोट हो रही है? जो कम मैच्योर है। तो ये एच.सी. मॉरिसन की एक डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है एनएल गेज की। इन्होंने क्या कहा कि टीचिंग एक ऐसी फॉर्म है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की, जिसका एम क्या रहता है कि जो सामने वाला या सीखने वाला है उसका बिहेवियरल जो पोटेंशियल है वो चेंज हो सके। क्योंकि जब भी आप किसी को सिखा रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, सामने वाला उसका नॉलेज नहीं रखता है, इट्स जस्ट लाइक अ क्ले, ठीक है, फ्रेश क्ले है, उसको उस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको जो सिखाओगे वो वैसे ढलता जाएगा। आप उसको कुछ वैल्यूज सिखा रहे हो, कुछ मॉरल वैल्यूज, एथिक्स भी सिखा रहे हो, आप उसको सोसाइटी के बारे में कुछ बता रहे हो, और जैसे जैसे परसेप्शन आपकी होगी वैसी ही परसेप्शन वो बनाता जाएगा, क्योंकि वो आपके नज़रिए से देखेगा उस टाइम पे, अनटिल और अनलेस वो एनवायरनमेंट में निकल के खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर बैठकर आपकी बात सुन रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो बनते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इंटरपर्सनल मीन्स कि अब दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच उनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो इंसान जिसको नॉलेज जो ले रहा है उसका बिहेवियरल पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि टीचिंग इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ अवेकनिंग जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर जो नॉलेज होती है, वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टीचिंग। और ये एक आर्ट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सुप्रीम आर्ट, मतलब कि एक बहुत ही सुप्रीम जो है, हाई लेवल की एक आर्ट है, जिससे कि हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो जागरूक होती है। हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी बात को कैसे रख रहे हैं सामने, हमारे पास जो नॉलेज है जो हम सीख रहे हैं उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं रियल लाइफ में, ये उस चीज़ को जागरूक करती है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा क्लर्क ने एक डेफिनेशन दी कि टीचिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स। तो सेम वही बात कि जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको आप इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तो आप उसको कैसे भी सिखाएंगे वो उसी तरीके में समझेगा। आपने उसको सही तरीके से समझाया, वो उसका सही मतलब लेगा। आपने गलत मतलब समझा दिया, तो वो उसको भी सही मान के जो है बैठ जाएगा, और उससे होगा क्या, आप उसका बिहेवियर मोल्ड कर रहे हो, क्योंकि उस क्लासरूम में वो आपसे ही सीख रहा है, उसको उस बारे में कोई नॉलेज बाहर से नहीं है, कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। आपने जो जैसा सिखाया, जैसा परोसा उस स्टूडेंट को, उस लर्नर को, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उससे हुआ क्या, उसका बिहेवियरल जो चेंजेस हैं अकॉर्डिंगली होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नॉलेज सीख रहे हैं, हम कोई वैल्यूज़ सीख रहे हैं, हम वो सोसाइटी और अपने कल्चर में रहकर सीख रहे हैं। तो जैसी सोच टीचर की होगी वैसी ही कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की होती जाएगी। इसीलिए इससे जो है बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं। अगर बहुत अच्छा टीचर है, अच्छी वैल्यूज़ सिखा रहा है, तो बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। इसीलिए टीचिंग जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आप सही नॉलेज सही तरीके से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ताकि वो अच्छी वैल्यूज़ सीखें, अच्छी उनकी जो मोरालिटी उनमें बहुत अच्छी हो, और वो अच्छे मेंबर्स बन सके सोसाइटी के। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है जो कि क्या शेप करता है, करेक्टर को। अगेन सेम वही बात है, देखो जब भी हम कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं, कोई नॉलेज ले रहे हैं, उससे हमारा करेक्टर बिल्डिंग भी होगी, उससे हम कैसा सोचते हैं, हमारी परसेप्शन कैसी होगी, वो सब इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। हमारा कैलिबर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग।
जितनी अच्छी टीचिंग होगी, जितने अच्छे से कंसेप्ट हम समझेंगे, जितने सही तरीके से कंसेप्ट हम समझेंगे, वैसे ही हमारी जो है नज़रिया होगा, वैसे ही परसेप्शन होगी चीज़ों को देखने की, समझने की। और जब हम जो चीज़ कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से ही होगा। देन कम्स एडमंड एमिडन, जिन्होंने क्या कहा कि टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक। ठीक है, क्लासरूम है जहाँ पे बातचीत हो रही है किसके बीच में, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि 1 घंटे की क्लास है, उसके दौरान एक टीचर एक स्टूडेंट एक क्लासरूम में मिल रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि टीचर ने बोर्ड पे कुछ पढ़ाया और साथ ही उनको एक 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 असाइनमेंट दे दी कि ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको ये टॉपिक है, ये पढ़ा दिया, अब आप इस पे एक असाइनमेंट करके आएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाई, या फिर हो सकता है उनसे कोई प्रैक्टिकल करवा लिया क्लास में, तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करवाई गई। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं टीचिंग की। इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड आ जाते हैं सीधा से कि ये डेफिनेशन किसने दी, या फिर इस पर्सन ने क्या डेफिनेशन दी, एमसीक्यूज की फॉर्म में यू कैन सी। फिर हम देखते हैं कि टीचिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले टीचिंग जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव कैसे? क्योंकि एक जो पढ़ा रहा है और दूसरा पढ़ रहा है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। वो अपनी नॉलेज दे रहा है, सामने वाला नॉलेज ले रहा है, और साथ ही साथ अगर उसको कुछ डाउट्स हैं वो पूछ रहा है, और टीचर भी ये क्लैरिफाई करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं, तो वो भी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो टीचिंग इन्वॉल्व्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल कैसे है? ऑब्वियसली एक इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज है, तो वो सामने वाले को, जिसको कम मेच्योरिटी है उस एरिया में, उसको कोई चीज़ सिखा रहा है, तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन ही हो रहा है, क्योंकि सामने वाला कुछ नया सीख रहा है। बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचिंग रिसोर्सेज। टीचिंग रिसोर्सेज क्या? जो टीचर है वो हो सकता है, या फिर आजकल ऑनलाइन जैसे एआई मॉडल्स आ गए हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं, उनसे सीख रहा है, तो इट कैन बी एनी रिसोर्स नाउ-अ-डेज। सेकेंड जो है गाइडेंस एंड डेवलपमेंट है। इसका क्या मतलब है? इट एम्स टू गाइड, सपोर्ट प्रोग्रेस एंड इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि जो स्टूडेंट या लर्नर कुछ सीख रहा है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो हो रही है। और प्रोग्रेस कैसी होगी? होलिस्टिक होगी, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगी एक बच्चे की, एक लर्नर की, एक स्टूडेंट की। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं सीख रहा, एक टॉपिक ही नहीं सीख रहा, उससे उसकी सोच भी बन रही है, उससे उसका करेक्टर बिल्ड भी हो रहा है, जैसे कि हमने डेफिनेशंस में देखा। और करेक्टर बिल्डिंग, जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे हम बिहेव करते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी बनता है। तो ये भी टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की या लर्नर की या स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। थर्ड इज इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग एंड लर्निंग गोल्स मस्ट अलाइन एंड बी आउटकम बेस्ड एंड मेजरेबल। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ पढ़ाता जा रहा है और लर्नर का कोई गोल नहीं है, ओके, या फिर वो कोई ऐसी नॉलेज हम देते जा रहे हैं जिसका कोई एम नहीं है, बस हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं। हर हर जो प्रोसेस है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि ये टीचिंग देने के बाद गोल ये रहेगा कि स्टूडेंट इतने लेवल तक एक लैंग्वेज सीख जाएंगे। जैसे अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो इट ऑलवेज शुड बी गोल ओरिएंटेड थिंग। आउटकम बेस्ड हो, उससे कोई आउटकम निकले कि जो सब्जेक्ट, जो स्किल्स सामने वाला सीख रहा है, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन उसकी हो रही है या नहीं। और फिर मेजरेबल भी होना चाहिए। मेजरेबल कैसे होगा? ये हम एंड में देखेंगे कि इवेल्युएशन भी करनी है। सिर्फ पढ़ाने पर ही बात नहीं ख़त्म हो जाती, हम इवेल्युएट भी करेंगे कि सामने वाले ने, सीखने वाले ने अच्छे से सीखा है, कितने लेवल का सीखा है। तो ये मेजरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिहेवियरल चेंज। टीचिंग क्या करती है? इट ब्रिंग्स डिजायर चेंजेस इन दी स्टूडेंट्स एटीट्यूड। कि जैसा हम चाहेंगे वैसा चेंज ला सकते हैं एज अ टीचर, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट में, उस मैटर में ज़्यादा नॉलेज रख रहे हैं, तो हम सामने वाले का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उनके एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। हम उनका बिहेवियर और वो सोसाइटी में कैसे अपने आप को रखते हैं, वेदर देयर कंडक्ट इज पॉजिटिव और नॉट, ये सब जो है टीचिंग प्रोसेस का ही ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल डेवलपमेंट हो रही है स्टूडेंट्स की।
वो रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट मेंबर्स बन रहे हैं सोसाइटी के, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई स्किल सीख रहे हैं वो, और स्किल सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्किल सीख ली, कुछ हमारी पर्सनल लेवल पर भी स्किल्स होती हैं, जैसे कि हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम सोचते कैसे हैं, हमारा कंसेप्चुअल वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हम कैसे कंसेप्ट्स बनाते हैं अपने माइंड में, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, मुझे एक सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, तो ये स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम किसी चीज़, कुछ हमारे सामने कुछ आया और अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने उस पर कुछ जजमेंट दी है, क्रिटिकली उसको थिंक किया है, हमारी क्रिएटिविटी लेवल क्या है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव है एक टीचिंग का। मेथोडोलॉजिकल लर्निंग भी इसके अंडर आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, डीपन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटीज़, है कि जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी अच्छी हों, ऐसा ही नहीं है कि बस वो सुनता जा रहा है और सीख कुछ नहीं रहा, उसके अंदर वो इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कुछ सीखने की, तो ये उसको भी इम्प्रूव करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब भी हम कुछ सीख रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगा रहे हैं, किसी के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि एक टीचर के हाथ में है कि वो किस वे में कैसी कोई चीज़ सिखा रहा है स्टूडेंट को, अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियरल पैटर्न्स वो डिज़ाइन कर सकता है, और उसी से हमारी पर्सनैलिटी भी बनती है। तो इट फोस्टर्स होलिस्टिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट होती है। देखो, पर्सनैलिटी एक लर्नर की होगी ही, लेकिन उसको जब हम नॉलेज देंगे वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक स्किल की, तो वो और निखर कर आती है। इट इनकरेजेस स्टूडेंट टू बिकम केपेबल थिंकर्स, ठीक है, उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है, वो अच्छे डिसीजन मेकर्स बनते हैं, और अच्छा जब कोई डिसीजन ले सकता है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, या मैं नहीं सोच पा रही कि मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन में अब मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो उतना सोच नहीं पाते हैं कि हर एक जो साइड का क्या पहलू है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड दस दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। तो फिर वो अपने प्रति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए एक अच्छी टीचिंग जब होगी, तब बच्चे भी जो हैं, जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर्स हैं, वो केपेबल थिंकर्स बनते हैं, उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है, वो चारों तरफ की बात सोच के हर पहलू को सोच सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे डिसीजन लेकर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनते हैं। अब इसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। टीचिंग और लर्निंग जो है, इट अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल रिकॉल टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके सामने एक फैक्ट रख दिया है, आपको वो याद करना है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये एक फैक्ट है, आपने इसको याद कर लिया, आपको सारी उम्र ये याद रहता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ सोच भी नहीं सकते, ये फैक्ट है। बहुत ही सिंपल सा एक आपको फैक्ट दिया गया, आपने वो सीख लिया। आप लैंग्वेजेस की बात ले लो, आपको लैंग्वेज के लेटर्स, अल्फ़ाबेट सिखाए गए, वो बने हुए हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, या आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये ऐसे क्यों है। तो आपको एक प्रॉपर एक जो है कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आप उसको, वो सिंपली आपको उसको याद करना है, मेमोराइज करना है, और जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको रिकॉल कर पाएँ। या फिर वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग भी हो सकती है कि आपको एक प्रॉपर एक कोई कंसेप्ट है, आपको उसको अच्छे से समझना है, ओके, एंड वहीं से आप उसको अप्लाई करके अलग अलग चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग भी आप यहाँ से सीखते हो। इनका गोल क्या रहता है? टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन लर्नर्स एंड प्रमोट होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अल्टीमेटली टीचिंग का गोल, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? यही रहता है कि एक जो ह्यूमन है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट हुई है, क्योंकि अब उसने कुछ नया सीखा है, और साथ ही साथ उसके थॉट्स भी शेप हुए हैं, उसकी बिहेवियरल चेंजेस भी उसमें आए हैं, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, हमने ये पहले भी पढ़ा, ये एक एक्सपीरियंस्ड
पर्सन है जो कि टीचर होगा और एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो कि स्टूडेंट है, उनके बीच में एक लर्निंग वाला एनवायरनमेंट बनता है, एक ऐसी इंटरेक्शन होती है विच इज़ कंड्यूसिव, जिससे कुछ सीख रहा है सामने वाला। और ऐसा नहीं है कि सीखने वाला ही सीख रहा है, जब हम पढ़ा रहे हैं तब हमारी भी नॉलेज जो है वो, हम भी उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, या फिर हम भी कुछ उसमें से नया उस टाइम पे बार बार जब आप एक चीज़ को पढ़ा रहे हो तो आप भी उस चीज़ में प्रो होते जाते हो, आप भी कुछ नया कंसेप्ट सोच पाते हो। इंटररिलेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली इंटररिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग दो चीज़ें हो गई। टीचिंग टीचर दे रहा है, पढ़ा रहा है। लर्निंग सामने वाला जो लर्न कर रहा है, जो लर्नर है वो कर रहा है। दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चलते हैं, नो, दे गो हैंड इन हैंड। तो इनमें रिलेशन हमेशा चलता है। तो 3 लेवल्स जो हैं टीचिंग के बताए गए हैं। मेमोरी लेवल, जो कि हार्बर्ट्स मॉडल है। इसमें क्या होता है, सिंपल मेमोराइज करना है, जिसको ये कहते हैं कि रट्टाफिकेशन। आपको एक कोई कंसेप्ट दिया गया है और आपको उसको बस रटना है, उसको याद करना है, और जब भी लेटर ऑन आपसे वो पूछा जाए आप मेमोरी से रिकॉल करके बता दोगे। तो दिस इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि मॉरिसन का मॉडल है। इसका एम क्या रहता है कि कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, मतलब कि डिटेल में जाके आप एक कंसेप्ट को समझ रहे हो। थर्ड रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हंट का मॉडल है। इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बनती है आपकी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, आप डिसीजंस ले पाते हो, और अपनी नॉलेज जो आपको है उसकी एप्लीकेशन अपनी रियल लाइफ में करते हो। तो ये 3 लेवल्स हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ऑल्सो नोन एज थॉटलेस टीचिंग। आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना कोई थॉट नहीं क्रिएट करना है। आपको सिंपल जो एक कंसेप्ट दे दिया गया, एक फैक्ट दे दिया गया, या जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है, आपको उसको एज इट इज़ याद करना है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और ये किसने दिया था, हार्बर्ट ने दिया था। एप्लीकेशन क्या है, मोस्टली यूज्ड एट लोअर एजुकेशनल लेवल्स, प्राइमरी क्लासेस। अब आप देखो, जो बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहाँ पे स्टार्ट कैसे होता है, लैंग्वेजेस से होगा। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज उनको सिखा रहे हैं तो सबसे पहले ABC सिखाएंगे, हिंदी है तो क ख ग, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है तो उनकी जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सिखाए जाएंगे। फिर धीरे धीरे ग्रामर, जो जैसे मात्राएं होती हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो वो चीज़ें आती हैं। फिर कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कुछ कर सकते, सिर्फ उनको बताया गया कि ये ऐसे लेटर्स हैं, इनसे ये अल्फ़ाबेट से ये आपका एक वर्ड बना, वर्ड्स को जोड़ के फिर सेंटेंस बनाने सिखाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ग्रामर रूल सिखाए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है लैंग्वेज स्किल्स बच्चे की बनती है, तो वो होती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें अप्रोच क्या रहती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड है। लर्नर्स आर गाइडेड टू क्रैम फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एम्फेसिस इज ऑन रिकॉल नॉट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। जो आपको फैक्ट दे दिया गया, जो आपके सामने एक, आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए गए, आपको बस वो याद करने हैं, आपको उनको रटना है, वहाँ पे आपको अपना कोई थॉट नहीं लाना, बस आपको रटते जाना है। और इतने छोटे प्राइमरी क्लास के बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतनी सोचने की क्षमता भी नहीं होती, आप उनको जो जैसा सिखा रहे हो वो वैसा सीखते जाते हैं। तो ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें फेमस कोट एक वुड्सवर्थ का है कि मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्नड। आपके सामने कुछ एक सब्जेक्ट या एक कुछ भी एक चीज़ आपको बताई गई, आपने उसको रट लिया, आपने दिमाग में बार बार रिवाइज किया, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गया। और इन फ्यूचर जब आपसे पूछा गया कि सन किधर से राइज होता है, आपने क्विकली अपने आंसर दिया ईस्ट, तो वो डायरेक्ट यूज है जो आपने सीखा उसका। मेजर एस्पेक्ट इसमें क्या रहते हैं, लर्निंग द मटेरियल, जो आपको प्रॉपर मटेरियल दिया गया उसको अच्छे से याद कर लिया, फिर आप उसको रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं। अब आपको बच्चे को ABCD तो सिखा दी, बच्चा उसको रख पा रहा है माइंड में या नहीं, तो वो कैसे होगा। अब आपने देखा होगा बच्चों की जो नोटबुक्स होती हैं, उनको क्या होमवर्क देते हैं, वो एक ही लेटर को 50 बार लिखवाते हैं, एक पेज पर सिंगल A लेटर जो है उसको ही उनको 10 बार या 50 बार लिखना है। मैथमेटिक्स में अगर वो डिजिट्स सीख रहे हैं तो वो 1 डिजिट को ही 10 बार लिखेंगे, 0 को 10-15 बार लिखेंगे। तो वो रिपीटेटिवली जो है
वो लेटर्स को लिखवाया जाता है, डिजिट्स को लिखवाया जाता है, जिससे कि बच्चा जो है अपने माइंड में, अपने ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाए, दैट इज रिटेंशन ऑफ द मटेरियल। थर्ड इज रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल व्हेन नीडेड। अब जब बाद में आप उससे बच्चे को पूछोगे लेटर दिखा के कि ये क्या है, वो आपको बता देगा दिस इज ए। फिर वहीं से आप धीरे धीरे उसको सिखाते हो ए फॉर एप्पल, तो वो बार बार उसको रटाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलता है दिस इज़ ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? फोकसेस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, कि एक फैक्ट दे दिया गया, उसमें कोई अपना थॉट लगा के आपने उसको मोल्ड नहीं करना, उसको एज इट इज़ याद करना है। कैसे? थ्रू मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, वही कि रट्टा आपने वो क्रैमिंग कर ली। कवर्स ओनली द नॉलेज डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये हम आगे देखेंगे। टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो भी सब्जेक्ट है बस वो एज इट इज़ सीख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन टॉट बहुत ही सिंपल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो बने हुए हैं, हमने बस उसको याद करते जाना है। और याद कैसे करेंगे? उसको रिपीटेटिवली अपने माइंड में बोलते रहेंगे या लिखते रहेंगे, जिससे कि वो हमारे माइंड में रिटेन रह जाए। नॉलेज इम्पार्टेड इज डिफिनाइट, ऑब्जर्वेबल, ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि बेसिक है तो ईजी टू रिमेंबर रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्वर्ड्स के स्टेप क्या हैं। सबसे पहले टीचर आस्क्स क्वेश्चंस टू टेस्ट द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक ये प्राइमरी में ही होगा। देखो कई ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे सब्जेक्ट होंगे, जैसे जब हम एडल्टहुड में भी आ गए हैं, तब भी बहुत सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। मतलब उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो तो कोई, वो या तो हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसके अलावा वो कोई और नई लैंग्वेज भी सीखते हैं। जैसे आजकल बहुत क्रेज़ है कि लोग व्हेन दे आर डन विद द स्टडीज़, अगर वो जॉब में भी हैं तब जाकर भी वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू मूव टू अदर कंट्री। जर्मनी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज। अब उससे होता क्या है? वो बेसिक लर्निंग है, उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो प्रिपरेशन कैसे हो सकती है कि पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं कि उनको इस बारे में प्रीवियस नॉलेज है या नहीं। एम क्या रहता है? टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड, स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि फैक्ट्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपने उनको टॉपिक बताया कि ये टॉपिक है, और उनको समझाया जाता है कि इसमें क्या क्या है, और बस उनको लर्न करने के लिए दे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन स्टिमुलेट्स मेंटल एक्टिविटी इन स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन फॉर सेल्फ लर्निंग। मेंटल एक्टिविटी कैसे हो रही है? अब आपने उसको कोई ना कोई वर्ड सिखाया, अल्फ़ाबेट सिखाए, दे विल स्टार्ट रिलेटिंग इट टू क्रिएट द मेमोरीज। तो मेंटल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे स्टूडेंट में चल रही हैं। सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, जैसे होमवर्क दे दिया कि इस अल्फ़ाबेट को या इस वर्ड को 50 बार लिख के आओ, तो सेल्फ लर्निंग भी इसमें प्रमोट होती है। एसोसिएशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रेन जो है हमारा रिलेट करता है चीज़ों को, एसोशिएट करता है। इट कनेक्ट्स एंड कंपेयर्स फैक्ट्स, इवेंट एंड एग्जाम्पल्स टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग में रिलेशनशिप, एसोसिएशन बनाने लगते हैं, जिससे कि वो चीज़ हमें याद रहनी आसान हो जाती है। जनरलाइजेशन फॉर्मुलेट्स प्रिंसिपल्स और रूल्स दैट स्टूडेंट कैन यूज इन फ्यूचर लाइफ सिचुएशंस, कि हर एक कंसेप्ट को जनरलाइज कर दिया, ताकि जब उनको आगे चल के वो याद करना पड़े तो दे कैन ईजिली बी एबल टू रिकॉल, और उसको वो यूज़ कर सकें। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स अप्लाई द न्यूली लर्न नॉलेज टू न्यू और रियल लाइफ सिचुएशंस। जब ये टेस्टिंग के ऊपर आएगा कि वो रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ भी इसमें चेक की जाती है। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या रहता है? इसमें कुछ थ्योरी हैं, जैसे कि जीन प्याजे की थ्योरी है सबसे पहले। इसमें क्या बात की जाती है कि मेमोरी लेवल इज सूटेबल फॉर स्टार्टर अर्ली लर्नर्स, जिनको अभी उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो वो एक छोटा प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहा है, ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में उसने कभी पहले कुछ नहीं पढ़ा, उसमें उसकी ज़ीरो नॉलेज है, एक्सपीरियंस बिल्कुल निल है उस सब्जेक्ट में। तो अर्ली लर्नर्स होते हैं या स्टार्टर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आर एट द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके,
प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव मतलब कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, वो उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अभी उन्होंने उस चीज़ का अपने ब्रेन का उस एरिया में ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है। जैसे प्राइमरी बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, कैसे कंसेप्ट्स बनाने हैं, कैसा बिहेव करना है, कैसा रिएक्ट रिस्पॉन्ड करना है, उनको नहीं पता। वो अपनी सोसाइटी में रहकर ही, अपने आसपास एनवायरनमेंट में रहकर ही सीखते हैं। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अभी उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। दे कैन नॉट ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि डिटेल में जाकर वो चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे जो है वो क्या मीनिंग है, तो ये वो चीज़ जो है नहीं जान सकते हैं। कैन लर्न सिंपल कॉन्सेप्ट्स विदाउट डीपली एनालाइजिंग, अगेन वो उस चीज़ के पूरा अंदर जाके घुस के नहीं समझ सकते, उनको बस एक फैक्ट दे दिया गया उन्होंने, क्योंकि उनकी उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो चीज़ों को कैसे देखें, उनका नज़रिया नहीं बना है अभी, कैसे समझें कि ऐसा क्या है, क्यों है, इतनी नॉलेज उनमें भी नहीं है, इतनी डेवलपमेंट उनकी कॉग्निटिवली नहीं हुई है। तो सेकंड इसमें जो है पावलोव और स्किनर्स की कंडीशनिंग थ्योरी आती है, जो क्या कहती है कि लर्निंग जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, स्ट्रेंथन्ड बाय रीइंफोर्समेंट, या जैसे जैसे आप जो है सिखाते जाएंगे वैसे वैसे बच्चा सीखता जाएगा, वैसे वैसे ही बार बार आप उसको सिखा रहे हो तो वो जो है और अच्छे से सीखता जाएगा, रिपीटेटिवली जितना आप उसको पढ़ाते जाएंगे वो चीज़ों को रिटेन करता जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पावलोव ने दी, उन्होंने क्या कहा, करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर रीइंफोर्स्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, कि जो भी बच्चा अगर करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से आप सपोर्ट करो, अवॉर्ड करो, सो दैट वो क्या करे, आगे भी उसकी लर्निंग और प्रमोट हो सके। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी थी, उन्होंने क्या कहा, रिवॉर्ड स्ट्रेंथन्स करेक्ट बिहेवियर एंड सपोर्ट्स रिटेंशन। जब आप एक बच्चे को रिवॉर्ड देंगे, जब वो कोई अच्छा या करेक्ट आंसर देगा, उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर जो है पॉजिटिवली बनेगा कि ठीक है, मैं अगर सही से याद करूंगा, सही आंसर दूंगा, आई विल गेट रिवॉर्डेड। और साथ ही साथ इससे उनकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि मुझे अगर मैंने सही आंसर दिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये होती है कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मेथड क्या रहता है टीचिंग का, जो आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रहती है, इट फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, समझ के नहीं, बस फैक्ट दे दिया गया है, उसको मेमोराइज करना है, उसको याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, ड्रिल्स के थ्रू, मतलब कि बार बार उसी एक चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, बिल्डिंग न्यू एसोसिएशंस विद द सब्जेक्ट। जब आपने एक चीज़ सीख ली, आप फिर एसोसिएशन बनाने लगते हो, आपने जहाँ पर भी ए, इसीलिए क्या होता है, देखो जब जब भी बच्चों से ए पूछो तो वो हमेशा एप्पल को ही देखेगा, या जब भी उनको एप्पल दिखाओ तो वो ए फॉर एप्पल ही बोलेगा, उन्होंने एसोसिएशन बना लिया होता है। रिवीजन कैसे होता है, जो आपने पहले से कंसेप्ट सीखा, कोई चीज़ सीखी, उसको दोबारा से रिवाइज करते गए। क्वेश्चनिंग, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या बच्चे ने सीख लिया है या नहीं। टीचर का रोल क्या रहता है इसमें, एक्टिव रहता है, क्यों, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि क्या सिखाना है, किस वे में सिखाना है, और मुझे कौन कौन से टीचिंग एड्स की मदद से सिखाना है। और लर्नर का रोल इसमें पैसिव रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ सामने से जो कंसेप्ट आ रहा है उसको ले लिया और उसको याद करना है। दैट इज़ द रोल ऑफ अ लर्नर। तो टीचर का रोल यहाँ पे एक्टिव रहता है और लर्नर का रोल यहाँ पे पैसिव रहता है। टीचिंग एड्स यहाँ पे क्या रहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेट दिखा रहे हैं तो उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि ये एप्पल है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो जब भी कैट देखेगा बच्चा हमेशा बोलता है सी फॉर कैट, तो वो एसोसिएशन बनाने लगते हैं। इसीलिए उनको ऑडियो विजुअल एड्स दिए जाते हैं, उनको चार्ट्स दिखाए जाते हैं, उनको मॉडल्स दिखा के, पिक्चर्स दिखा के। टीवी पे, आजकल टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे कार्टून की फॉर्म में बच्चों को सिखाया जाता है। घर पे जब बच्चा खाना खा रहा है या बैठा है, बहुत छोटा बच्चा, उनको वहीं से उनकी लर्निंग शुरू कर दी जाती है, जब पेरेंट्स जो है टीवी पर उनको वो विजुअल्स दिखाते हैं। रेडियो, मैप्स, ये और बाकी सारे टीचिंग एड्स हैं। अब जब बच्चे ने लर्निंग कर ली, टीचिंग भी हो गई, लर्निंग भी हो गई, अब आप
देखेंगे कैसे कि बच्चे ने सीखा है कि नहीं। तो इसमें ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओरल टेस्ट्स लिए जा सकते हैं टू चेक मेमोराइजेशन लेवल। एग्जाम्पल क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, मैचिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स इधर दे दिए, सामने पिक्चर्स दे दिए और मैच करने को बोला जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि देखो और पहचानो इनमें से कौन सा याद करो। पर्पस क्या रहता है इसका, इससे स्टूडेंट की सबसे पहले तो मेमोरी लेवल टीचिंग है तो मेमोरी ही चेक होगी, कितना वो याद रख पा रहा है, उसके बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि कितना उसने ग्रास्प किया, कितना रिकॉग्नाइज कर पाया, वो कितना एसोसिएट करके उसने मेमोरी बना ली, कितना रिटेन रख पाया। तो ये इसका पर्पस रहता है। अब इसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि मेमोरी लेवल जो है उसके क्या सजेशंस हैं। उसके लिए प्रोग्रेसिव कंटेंट होना चाहिए कि सबसे पहले बेसिक से, बहुत ही सिंपल चीज़ से शुरुआत हो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे जाएं। पहले ही वर्ड्स नहीं सिखा देंगे, पहले हम लेटर्स सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होगा तो कंसेप्ट बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर गोल ओरिएंटेड कंटेंट होगा ताकि लर्नर्स को अच्छे से समझ में आए। एडिक्वेट टीचिंग एड्स, क्या प्रॉपर, अब अल्फ़ाबेट्स आप सिखा रहे हो बच्चे को, सिर्फ बोल के नहीं सिखा सकते, जब तक आप उनको पिक्चर्स नहीं दिखाओगे वो एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे और लर्निंग डिफ़िकल्ट रहेगी। इसीलिए प्रॉपर टीचिंग एड्स का होना भी ज़रूरी है। वेल इंटीग्रेटेड कंटेंट होना चाहिए, लॉजिकली सीक्वेंस्ड होना चाहिए, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट होना चाहिए ताकि बच्चों में जो है लर्निंग एबिलिटी उनकी स्ट्रांग होती जाए। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये किसने दिया था, ये सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है। पहला था मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और थर्ड था रिफ्लेक्टिव। तो अभी हम मेमोरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा रहे हैं। तो इसमें मॉरिसन ने ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। ये मेमोरी लेवल से एक लेवल आगे है क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी हमारी खुद की थिंकिंग भी आ जाती है। इसमें हम एक अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे नहीं, हम उसको समझ भी रहे हैं। तो इसमें इट फोकसेस ऑन मास्टरी, आप एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे हो, सिर्फ रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं करना है, मास्टरी करनी है उस पर। कैसे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं। पर्पस क्या है, develops intellectual behavior, enable learner to think logically, analyze and infer। वो एक चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, उससे नॉलेज निकाल सकते हैं, उसका क्या मतलब है वो भी वो बता सकते हैं। बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है इसमें। एप्लीकेशन लेवल क्या है, अपर प्राइमरी, मिडिल और हायर क्लासेस में ये यूज़ होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, आपके सामने एक सब्जेक्ट दिया गया है, कोई टॉपिक दिया गया है, आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हो, उससे क्या मेन इंफॉर्मेशन है वो आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, आप क्लासीफाई कर पा रहे हो चीज़ों को, आप एग्जाम्पल दे पा रहे हो उसको समझ के। अगर आपको एक कंसेप्ट समझाया जाए तो आप उसका एग्जाम्पल दे पाओ, आप चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हो, उससे क्या मतलब निकल रहा है वो डिड्यूस कर पा रहे हो। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एप्लीकेशन क्या है कि अब जो आपने रूल्स या प्रिंसिपल सीखे, जो थ्योरीज सीखी, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में आप अप्लाई कर पा रहे हो। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एक टॉपिक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको तब तक एक्सप्लेन किया जाता है जब तक कि प्रॉपरली उसकी समझ ना बन जाए लर्नर की। फिर एक्सप्लोर कैसे करते हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं कि उसको, लर्नर को सब्जेक्ट पे पहले से कितनी नॉलेज है। एसिमिलेशन, जनरलाइजेशंस बनाई जाती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, लैब या लाइब्रेरी वर्क और टेस्ट्स के थ्रू जो है नॉलेज चेक की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर लर्नर्स को क्या कहा जाता है कि वो जो भी उन्होंने सीखा उसको रीऑर्गेनाइज करके अपनी नॉलेज को दे हैव टू प्रेजेंट व्हाट दे हैव गेन्ड।
रेसिटेशन, स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटेंट ओरली, बोल के वो अपनी जो भी नॉलेज है वो आप उसको वो दिखाते हैं। टीचिंग मेथड, इसमें अप्रोच क्या रहता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहती है ये। टीचर जो है क्लास को पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, बट गिव्स फ्रीडम फॉर स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन, कि स्टूडेंट्स उससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। रोल ऑफ टीचर इसमें एक्टिव रहता है, क्योंकि वो कंटेंट डिज़ाइन कर रहा है, अपने मेथड्स यूज़ कर रहा है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेज किया जाता है कि एक इंटरेक्टिव लर्निंग हो। कॉमन मेथड्स कैसे रहते हैं, डिस्कशन हो सकता है, लेक्चर हो सकते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव, एक नॉलेज दी जा रही है और वहाँ से उनसे पूछा जा रहा है अब उन्होंने क्या सीखा, एग्जाम्प्लिफिकेशन, एग्जाम्पल्स यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है। लर्नर का रोल क्या रहता है यहाँ पे भी एक्टिव है, मोर देन दी मेमोरी लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो सीख कर समझना तो उन लर्नर को ही है ना, तो वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना चीज़ों को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कितना जो है वो एंगेज्ड रह रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास विद द मटेरियल, तो ये लर्नर का रोल रहता है। पर्पस इसका क्या रहता है, अगर हम इवेल्युएशन सिस्टम की बात करें, कि एक स्टूडेंट जो है उसको जो कंसेप्ट दिया है वो उसको अच्छे से समझ पा रहा है, उससे नॉलेज वो इंटरप्रेट कर पा रहा है, सिंथेसाइज कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, जनरलाइज कर पा रहा है, उसको अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, उसको पता है कि ये मैंने सीखा है, उसको एग्जाम्पल देके वो समझा पा रहा है, मतलब उसका बिल्कुल बेसिक्स उसके क्लियर है, उसको समझ आ चुका है टॉपिक। और कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप ओरल टेस्ट ले सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या समझ में आया, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देगा। आप रिटन टेस्ट में प्रॉपर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या सजेशंस हैं कि इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि समझने की बात है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो जितना अच्छे से समझाएंगे बच्चे को उतना अच्छा समझ में आएगा, और इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। यूज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट को डिवाइड किया हो, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी बता रहे हैं, प्रॉपर डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर उसका हो कंसेप्ट्स का। इंटीग्रेट टीचिंग एड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर उनको एग्जाम्पल्स दे के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, चार्ट्स, ये सब यूज़ करके बच्चों को समझाया जाए। इंश्योर अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट विद टीचर मोटिवेशन, ऐसा ही नहीं हो कि बस टीचर आ रहा है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है और चले गया। देयर शुड बी प्रॉपर इंटरेक्शन, वो बच्चों की नॉलेज टाइम टू टाइम चेक करता रहे, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चंस पूछें, इंड्यूसिव लर्निंग होनी चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, उसको डिड्यूस कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, नहीं, ये वो प्रॉपर चेक होते रहना चाहिए। फिर आता है थर्ड लेवल विच इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। हंट ने इसको दिया था, हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है टीचिंग का। नेचर कैसा होता है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आप सोचते कैसे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। और जब आपकी मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग हो चुकी है, तभी आप इस पर जा सकते हैं। लर्नर की डेवलपमेंट कैसे होगी, इसमें क्यूरियोसिटी बनती है, बच्चे इंक्वायरी करते हैं, उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अब मास्टरी है, आप किसी चीज़ में मास्टर्स कर रहे हो, हर कोई मास्टर्स नहीं करेगा ना, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री है जैसे, हर कोई नहीं करेगा। जिसको लगता है, उसमें क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये ज़्यादा जानना है, अच्छे से जानना है, वही वो जो है डॉक्टरेट डिग्री की तरफ जाएंगे। परसिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड्स टू साइंटिफिकली एनालाइज्ड कंक्लूजन और सोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, अब आपने जो सीखा उसको यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, आप डीपली जाके किसी चीज़ को समझ पा रहे हो और वहाँ से आप जो है उसका यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं।
तो ये सब आ जाता है। आप डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं, आप जजमेंट किसी के लिए कैसे दे रहे हो, बिल्कुल रीजनेबल जजमेंट्स, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, आप हर पहलू को अच्छे से समझ पाते हो, आपके अंदर इसीलिए बोलते हैं कि जब रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बहुत सारी चीज़ें रीड कर लेते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत रिफाइंड हो जाती है, बहुत शार्प हो जाती है। और जब हमारी थिंकिंग क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम सोचते हैं, बिल्कुल रिफाइंड थिंकिंग है हमारी, तो हम रीजनेबल जजमेंट्स दे सकते हैं, हम डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग का। अब इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर क्या दिया, हंट ने 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करना, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस देना। ये हम कब करते हैं, जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने पे लग जाना है। और कैसे प्रूव करेंगे, बाय कलेक्टिंग द डेटा। और जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस दिया वो वैलिड है या नहीं है। तो ये भी आगे चल के हम डिटेल में करेंगे। तो 5 स्टेप्स हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग के स्ट्रक्चर के। टीचिंग मेथड इसमें कैसा रहता है, स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है, एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन रहता है। यूजुअली आप देखो जो हायर लेवल की एजुकेशन होती है जिसमें ये रिफ्लेक्टिव लेवल चलता है, वहाँ पे सेल्फ लर्निंग ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, रिसर्च है, वो स्टूडेंट चाहे वो पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी के लिए वो तैयारी कर रहा है, तो वो खुद ही रिसर्च करेगा, सारी गाइडेंस उसको ज़रूर मिलती रहेगी टीचर्स से, बट उसको वर्क उस पर खुद करना है। हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन रहता है, आइडियाज़ अपने हमें शेयर करने हैं। आप डॉक्टरेट कर रहे हो, आपको कोई रिसर्च करनी है, इट मीन्स तो आपका आइडिया है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हो, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और साथ ही साथ हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। कंटेंट कैसा होगा, कोई प्री प्लान नहीं होता है, आपने एक टॉपिक सोचा है कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है। हाँ, ये प्री प्लान हो सकता है कि मैंने ये डाटाज ये इस तरीके का डाटा कलेक्शन के जो टूल्स लगाने हैं या टेस्टिंग के लिए ये टूल्स यूज़ करने हैं, वो आप प्री प्लान कर सकते हो, बट कंटेंट इसमें प्री प्लान नहीं होगा या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। और अपने आप से स्टूडेंट को पूरी ऑटोनॉमी होती है कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। टीचर का रोल क्या रहता है, डेमोक्रेटिक रहता है, यहाँ पे वो गाइडेंस देंगे, इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लेवल, जो यहाँ पे आपका लेवल इतना है कि आपको खुद से चीज़ों को समझ के एनालाइज करके एक रिजल्ट लेकर आना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, आप उसमें सही जा रहे हो या नहीं, ये गाइडेंस आपको मिल जाएगी आपके टीचर से, पर वो आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करते। ओपन डिस्कशन रहती है, क्रिटिकल इंक्वायरी रहती है। इसके बाद इवेल्युएशन कैसा होगा, एक बहुत ही कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट रहता है यहाँ, क्योंकि जो है यहाँ पे प्रॉपर एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये। और यहाँ पे जो भी बच्चा समझ रहा है, कर रहा है, कोई उसने रिसर्च करी है, अपने आइडियाज़ लेकर आए हैं, तो वो सब क्या होता है, प्रमोट किसको करता है कि उसकी लर्निंग बढ़े, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अब वो यहाँ पे अपने आप से सोच रहा है, अपने आप प्रॉब्लम उसने क्रिएट, एक प्रॉब्लम बनाई है कि ये ऐसा हो रहा है सोसाइटी में और मुझे इस पर रिसर्च करनी है, तो इंडिपेंडेंटली वो सोचेगा। जब हम इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन भी फ्री होगा। ऑफर प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन नहीं होगी लेकिन गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी आपके टीचर से। थॉटफुल और अप्रोप्रिएट एवेल्यूएशन भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिसर्च कर दिया है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई एवेल्यूएशन नहीं होगा, नहीं, प्रॉपर इवेल्युएशन इसमें भी रिक्वायर्ड रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।